तो बाड़ेबंदी बनाम बाड़ेबंदी ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीजेपी भी अपने विधायकों को अब किसी होटल में, रिजोर्ट में, अब वो होटल 5 स्टार होगा या 7 स्टार ये नहीं पता है, लेकिन किसी होटल या रिजोर्ट में रखने की तैयारी कर रही है तमाम विधायकों को, और कह रही है कि डर उसे कांग्रेस का सता रहा है। उधर कांग्रेस पिछले करीब 1 महीने से अपने विधायकों को होटलों में ही शिफ्ट कर रही है, कभी जयपुर तो कभी जैसलमेर। पायलट समर्थित गुट भी होटल में है, तो होटल से ही सरकार चल रही है और अब होटल से ही विपक्ष भी चलेगा। क्या कुछ ये होटल की राजनीति, ये रिजॉर्ट राजनीति आने वाले समय में रुख बदलेगी? क्या रुख रहेगा राजस्थान की राजनीति में? हमारे साथ एक विशेषज्ञों का पैनल जुड़ गया है, बात कर लेते हैं उनसे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह खेड़ी जी पायलट समर्थक हैं, फिर से एक बार तारुफ इन सभी का करवा देता हूं मैं। पंकज जोशी जी बीजेपी नेता हैं। आरसी चौधरी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, काफ़ी अच्छा बोलते हैं। और साथ में मेरे सहयोगी गोवर्धन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले गोवर्धन आपके पास आ रहा हूँ मैं। जैसलमेर में आप हैं, बीजेपी भी अब बाड़ेबंदी कर रही है, डर कांग्रेस का बता रही है। और जैसलमेर में क्या हलचलें हैं वहाँ पर? नोटिस तो मिल गए बसपा के विधायकों को, आज मुख्यमंत्री भी शायद पहुँचेंगे जैसलमेर। क्या हलचलें, क्या खबरें आ रही हैं होटल के अंदर से? 11 तारीख को जवाब देना है, उसको लेकर के विधायक हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, वो कल से यहाँ पर आए हुए हैं और विधायकों से 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं। आज भी कई विधायकों से 1 to 1 चर्चा का कार्यक्रम उनका है। लगातार वो विधायकों से चर्चा कर रहे हैं, मौजूदा जो सियासी संकट है उसको लेकर के भी, और जो 11 तारीख को फैसला होना है, हाई कोर्ट में जवाब पेश किया जाना है, उसको लेकर के भी चर्चा हुई है। साथ ही अगर विश्वास मत लाया जाता है, विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होता है, ऐसी स्थिति को लेकर के भी विधायकों से केसी वेणुगोपाल बातचीत कर रहे हैं। तमाम जो सियासी संकट है अभी का, उसको रिजोल्व करने के लिए, उससे पार पाने के लिए क्या रणनीति हो सकती है, वो वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ करके कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो आपस में चर्चा पिछले कई दिन से कर रहे हैं। आज भी वो चर्चा जारी है। सीएम अशोक गहलोत का जरूर यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि लगातार उनका कल भी कार्यक्रम आने का कैंसिल हो गया था। आज अभी भी प्रोग्राम उनका बना नहीं है, लेकिन आज या कल में मुख्यमंत्री यहाँ पर आ सकते हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी एक बार, क्योंकि अब 11 तारीख भी नजदीक है, प्लस 14 तारीख से पहले इनको जयपुर भी लाया जाना है। तो उन तमाम स्थितियों को देखते हुए एक बार मुख्यमंत्री जरूर जैसलमेर के दौरे पर आएंगे और यहाँ विधायकों के साथ में बैठ करके और विचार विमर्श जरूर करेंगे। इस बीच यहाँ पर जो नेता मौजूद हैं वो विधायकों के अलावा आपस में भी रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस खेमे के लिए अब कम से कम बयान देने के लिए और बोलने के लिए राहत जरूर है कि अब बीजेपी ने भी बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी की बाड़ेबंदी से कांग्रेस खेमे को अब संतोष इस बात का है कि यहां चर्चाएं इस बात की है कि बीजेपी की बाड़ेबंदी का अर्थ ये लगाया जा रहा है कि वहां भी कोई पायलट न हो। तो ये अगर बीजेपी अंतर्विरोध की स्थिति से गिरती है तो ये कांग्रेस खेमे के लिए राहत की खबर जरूर होती है। हालांकि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, लेकिन अब 3 स्तरीय जो ये बाड़ेबंदी है इस पर सबकी निगाह टिक गई है कि क्या बीजेपी में 2 बाड़ेबंदियां होती हैं या फिर एक जुट रहते हैं, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस खेमा फिलहाल 2 भागों में विभक्त है। पायलट खेमा अलग से बाड़ेबंदी किए हुए हैं और सत्ता का जो खेमा है वो अलग बाड़ेबंदी कर रहा है। अब बीजेपी पर सबकी निगाह टिकी हुई है कि यहाँ पर क्या ये पूरा खेमा एक रह पाता है या कांग्रेस जैसी स्थिति वहां भी आ पड़ती है। इन तमाम स्थितियों पर कांग्रेस के रणनीतिकार भी निगाह रखे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी की अगर फूट होती है तो उसका फायदा सीधे तौर से सत्ता खेमे को मिलना तय माना जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रताप सिंह खाचरियावास को भी सुना होगा कि हम भी उधर निगाह रखे हुए हैं। इसका मतलब भी उन्होंने साफ चेतावनी दी कि बीजेपी अपना घर संभाले। तो इसका मायने निकाले जा सकते हैं, समझ सकते हैं कि कांग्रेस भी किस तरह से पूरे मामले में चौकन्ना है। जी चलिए ठीक है गोवर्धन, अपडेट के लिए फिर से लौटूंगा आपके पास। कुछ जानकारी हो तो आप बताइएगा। ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बार बार हमारे साथ जुड़ते हैं, और कांग्रेस, बीजेपी, पायलट खेमा चाहे कोई भी हो, ओम सैनी जी बताते रहते हैं अपनी पैनी नज़रों से जो राजस्थान की राजनीति पर निगाह बनाए हुए हैं, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से उस पर अपनी राय रखते हैं। और ओम जी मुझे ये बताइए सर कि बीजेपी भी अब बाड़ेबंदी कर रही है,
कांग्रेस पहले से ही बाड़े में बंद है, ये राजस्थान की राजनीति को हुआ क्या है? बाड़ेबंदी कब तक चलनी है सर? ये 14 तो आखिरी तारीख है जी, लेकिन ये बहुत पुरानी राग है जो अब नए रूप में सामने आई है। मैंने सुखाड़िया जी के ज़माने में भी देखा है कि किस तरीके से बाड़ेबंदियाँ हुई थी और सुखाड़िया फिर भी शासन में आ गए थे, उनके खिलाफ सारा सिलसिला बना था। 1967-68 की बात है ये। उसके बाद में मैंने भैरव सिंह जी के वक्त में भी देखा है कि कैसे भैरव सिंह जी ने एक पूरे के पूरे दल को अपने अंदर समाहित कर लिया था, सरकार बनाई थी। उसके बाद ये मैंने अशोक जी के वक्त में भी देखा है, पहली बार भी देखा और दूसरी बार भी देखा कि किस तरीके से अपने अंक को पूरा करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। एक वक्त में जो एक ख्याल था कि साहब भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, वो एक अब लगता है कि ये कैडर बेस वगैरह कुछ नहीं है। सिलसिला जिस तरीके से खुलेआम किया है कि जो भी चाहे भारतीय जनता पार्टी में मिस कॉल दे के मेंबर बन जाए, ये पहले नहीं होता था। पहले तो निश्चित रूप से एक प्रक्रिया के साथ में लोग आते थे, फिर भारतीय जनता पार्टी से या जनसंघ से जुड़ा करते थे। अब वो सिलसिला नहीं है। ठीक इसी तरीके से कांग्रेस में भी पहले देखा जाता था कि ये समाजवाद में इनकी आस्था है या नहीं, धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं या नहीं मानते, या भारत के संविधान के प्रियम्बल का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद में मेंबरशिप दी जाती थी। अब वैसे ही जोड़ लिए जाते हैं। अब जब इस तरह के लोग एकत्रित हो जाते हैं, और जब पहले एक ज़माने में मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की मीटिंग्स हुआ करती थी, तो धर्मशालाओं में और लोगों के सहयोग से हुआ करती थी। और अब 5 स्टार से नीचे उतरते ही नहीं और बातें करते हैं कि सब 5 स्टार। ऐसी कांग्रेस का सिलसिला था, जहाँ सरकार थी वहाँ अच्छी पिकनिक तो हो जाती है सर इस बहाने से। ये लेकिन देखिए, जितने सहज रूप से हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा अगर आत्मविश्लेषण वो लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ में बैठे हैं, दोनों पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं, अभी नाराज होकर बरसेंगे वो निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये तय है एंकर को बीजेपी और कांग्रेस का प्रवक्ता अभी घोषित कर दिया जाएगा सर, 10 मिनट बाद ही देखिएगा आप। देखिए, या तो इधर डाल देंगे या उधर डाल देंगे, कहीं ना कहीं डाल देंगे। बहरहाल हमारा जो काम है वो हम करेंगे, चूकेंगे नहीं। तो ये जो सारा सिलसिला चल रहा है, अब अंकों को, अब ये भारतीय जनता पार्टी कह रही थी तो कांग्रेस में फूट पड़ी है और पायलट का एक ग्रुप इतने एमएलए के अलग हैं। ये वसुंधरा जी खफा थी और कल तक दिल्ली में है आज वो, और उनके साथ में भी 72 में से मुझे मालूम है, जैसा हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने सोच के निकाला है कि कम से कम 45 एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी में 72 में से जो वसुंधरा जी के प्रति प्रतिबद्ध हैं। अगर उन्होंने आग दिखाई तो फिर ये सारे जितने भी गेम हैं सब खत्म हो जाएंगे। तो किसी तरीके से वो संकेत मिले हैं। कैलाश जी ने देखिए आइडियलिज्म की बात तो की है, लेकिन साथ साथ में वो एक राजनीति का शस्त्र भी है कि हम इस तरह की अनैतिक बात को पसंद नहीं करते। ये कहना, चाहे वो कैलाश जी मेघवाल कह रहे हो, चाहे एक जमाने में अशोक जी ने कहा हो, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि सत्ता में बैठने के लिए या सत्ता अपने दल में अपनी हैसियत बनाने के लिए लोग सारे प्रयास करते हैं। जैसे आकलन में गलती हो गई, जितना वक्त इनको पायलट को मिला था उसके हिसाब से तो सारे लोग उनके होने चाहिए थे, लेकिन उनके पास में 30 लोग भी एकत्रित नहीं हुए। तो सोचने की बात है ये, इस तरह के लोग जब इस तरीके से चुनौती देने का सिलसिला करते हैं तो फिर सोचने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में मुझे लगता है, मुझे तो कांग्रेस के संदर्भ में तो ये लगता है कि कांग्रेस के सुधार का बहुत बेहतरीन रास्ता राजस्थान में मिला है। जिस तरीके से सिंडिकेट के युद्ध के साथ में 1969 में कांग्रेस का एक स्वरूप बना था, वैसे ही ये एक तरफ कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव है और एक तरफ निष्ठावान और प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है। एक तरफ जवान नजर आते हैं लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं बड़े। ओम जी, मैं फिर से आपके पास लौट रहा हूँ, माफ कीजिएगा बीच में टोकने के लिए। एक सवाल का जवाब सर मैं आपसे लूंगा, काफ़ी अहम सवाल है जो पिछले जब से बाड़ेबंदी का दौर शुरू हुआ है, जब जैसलमेर शिफ्ट किया जा रहा था। सर सवाल अभी पूछ रहा हूँ ओम सर मैं आपसे, लेकिन जवाब आपसे इसका थोड़ी देर बाद मैं लूंगा और शायद आरसी चौधरी साहब इसका जवाब दे देंगे मुझे आपसे पहले, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया मुझे चाहिए होगी सर। जब से बाड़ेबंदी का दौर चला है सर, और जब विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट किया गया, तब से मैं देख रहा हूं लगातार कि कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तारीफों में मतलब कशीदे पड़े जा रहे हैं सर। ये मतलब इसके क्या मायने निकाले जाए? रोज प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी मेरे साथ बैठे थे, कल बैठे थे, इससे पहले आरसी चौधरी साहब भी जब भी बैठे और तमाम प्रवक्ता जब भी बैठे, वसुंधरा राजे की तारीफ करते हुए नजर आए। क्या एकदम से रुख कैसे बदल गया, ये सर आपसे जानूंगा। आरसी चौधरी साहब, क्या चल रहा है सर?
बीजेपी की बाड़ेबंदी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को गिरा रही थी, अमित शाह जी राजस्थान के अंदर आए थे और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 163 से 180 सीट जीतेगी। ये अंगद का पांव है। राजस्थान की जनता ऐसी जनता है जिन्होंने अंगद के पांव को उखाड़ के फेंका, 163 सीट से बेहतर सीट पे ले आए। और भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक कलह उस समय भी थी, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उस समय भी बोलते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन अपने नेताओं को संभाल नहीं पाई और उसका विघटन ये हुआ कि जिन्होंने जो संगठक सदस्य थे उन लोगों को, घनश्याम तिवारी जी जैसे लोगों को पार्टी से दरकिनार करके बाहर निकाल दिया और पार्टी को सत्ता के मुंह गंवानी पड़ी। आज राजस्थान के अंदर जो नए भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आए, जो 6 साल पहले सांसद बने और 6 साल पहले सांसद बन के जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक नए नेतृत्व के रूप में उभरने का प्रयास कर रहे हैं और वो भी अनैतिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करके और गिरा के, जो गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो काम किया। आज राजस्थान के अंदर जो राजस्थान की जनता से जो जीत के जो विधायक आए, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं। हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी बहुत सी प्रशंसा करते हैं, वो हमारी विरोधी विचारधारा के रहे लेकिन लोकतंत्र के रक्षक के तौर पे वो कहीं ना कहीं नजर आए। इसलिए आज भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे विधायक हैं जिन्हें विपक्ष की भूमिका मिली और उस विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने के लिए वो कहते हैं कि हमें निर्वहन करना है विपक्ष की भूमिका, हमें आवाज उठानी है जनता की, हमें आवाज मुखर करनी है सदन के अंदर या सड़क पे। लेकिन वो आज सत्ता को चुनौती देके चुनी हुई सरकार को गिरा के और मुख्यमंत्री के सपने देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अंतरकलह हो गया और अलग अलग इनके गुट के जो नेता हैं वो अलग अलग अपने विधायकों को लेके, कोई गुजरात जाएगा, कोई मध्य प्रदेश जाएगा, कोई हरियाणा जाएगा, कोई उत्तर प्रदेश जाएगा और वहां से बैठ के भारतीय जनता पार्टी में दबाव। चलिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा जाएगा, ये कह रहे हैं आरसी चौधरी जी। जयपुर और जैसलमेर से काम चला लेना चाहिए था इन विधायकों को। सौरभ, कुछ बता रहे हैं आप? हाँ सौरभ, आपने कई लोगों से आज बातचीत की, बीजेपी नेताओं से आज बातचीत की, आपने राजेंद्र राठौड़ से बातचीत की, सतीश पुनिया से बातचीत की, लब्बल हुआ, आप क्या निकला सौरभ? देखिए, लब्बल लुबाब ये है कि चूंकि जिस प्रकार से संख्या बल जो है वो दोनों ही तरफ कह सकते हैं कि एक एक विधायक की जो है वो दोनों को जरूरत है, इस लिहाज से दोनों ही इस मामले में अब सतर्क हो गए। चूंकि जिस प्रकार से बीजेपी नेताओं से बातचीत में ये संकेत मिलता है कि बीजेपी के जो कुछ विधायक हैं उनसे कहीं ना कहीं जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से संपर्क किया गया। जिस प्रकार से सतीश पुनिया का बयान जो है वो हमने लिया, उसमें ये संकेत मिलता है कि क्योंकि उदयपुर संभाग के विधायकों से संभवतः ऐसी डर उन्हें सता रही है कि कहीं कांग्रेस जो है वो उनका खेल खराब न कर दे। जो अब तक कांग्रेस के विधायक के लिए तरस रही थी, वो कहीं बीजेपी के वो विधायकों में जो है वो तोड़फोड़ ना कर दे। इसी को लेकर जो है वो बीजेपी लगातार अब इस कोशिश में लग गई है कि अपने घर को सुरक्षित करें किसी भी प्रकार से। इस लिहाज से जो है वो उन विधायकों को गुजरात जो है वो भेजा गया है और सिर्फ उदयपुर संभाग के और जोधपुर के कुछ संभाग के विधायकों को ही जो है वो बाड़ेबंदी में रखा गया है। लेकिन ये बात साफ हो गई है कि अब दोनों तरफ से खेल खुला हो चुका है, कहीं पर भी कोई भी जो है वो तोड़फोड़ कर सकता है। इस लिहाज से दोनों ही पार्टियां अब अपने घर को जो है वो मजबूत रखने की कोशिश कर रही है। चलिए, खेल खुला हो गया या खेल बंद हो गया? एक बंद कमरे से अब ये खेल खेला जाएगा, इस पर बात करेंगे। शुक्रिया सौरभ फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ महेंद्र सिंह खेड़ी जी भी जुड़े हुए हैं, पायलट समर्थक हैं और पिछले कुछ दिनों में पायलट समर्थक शायद पहले गेस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र सिंह खेड़ी जी, विशेष स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। सर, देखिए, कांग्रेस की तरफ से जो भी मेरे साथ जुड़ता है, अभी प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी जुड़े थे और सवाल यही पूछा जा रहा है कि आप पायलट गुट से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। अब आप जब पायलट गुट की तरफ से यहाँ पर मौजूद हैं, क्यों सामने नहीं आ रहा है सर पायलट गुट? क्यों मीडिया से बातचीत करने में कतरा रहे हैं वो लोग? सुमित जी, आज सबसे बड़ी चीज़ तो हम लोगों को अफसोस होता है कि हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमें आला कमान के हमारी बात पहुंचाने के लिए आज सोशल मीडिया, आज आप लोगों के माध्यम से हम आपको हमारी बात पहुंचा पा रहे हैं। जो षड्यंत्र हमारे गहलोत साहब द्वारा जो रचा गया पायलट साहब को बदनाम करने का और लोकतंत्र की हत्या और
नैतिकता की बात करने वाले, और गांधी जो हमारे सब लोग गांधी का चेहरा अशोक गहलोत जी को मानते थे, उनका चेहरा हर पब्लिक के सामने आ गया। उन्होंने षड्यंत्र किया, और जो पायलट साहब के जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सरकार में, उनको इतिहास में पहली बार एसओजी का 124A राजद्रोह के आपने जो नोटिस दिया, वो पूरे कार्यकर्ता आहत हुआ और सारे कार्यकर्ताओं ने एक इस्तीफे दिए। उसी कड़ी में आनंद फानन में हमारे नोटिस देने से कौन आहत होता है सर? सरकार किसकी है? हाँ। किसके कहने से दिया जाता है कि सरकार में किसकी है? तो मुख्यमंत्री कौन है? सरकार गृह मंत्री में तो कौन है? तो वो उन्होंने षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र रच के खुद को दिलवाया। अगर कोई दिक्कत नहीं थी, पायलट साहब सरकार थे, जब बात कर रहे हैं कि जनता के मुद्दों पे, जनता की बात कांग्रेस बीजेपी को कहती है एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सर सुनिए, महेंद्र सिंह जी मेरी बात सुनिए, मुझे एक बात समझ नहीं आई, कांग्रेस बीजेपी को कहती है एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, बीजेपी कांग्रेस को कहती है अरे साहब एजेंसी जांच कर रही है, करने दीजिए ना, आप गलत नहीं है तो डरते क्यों हैं जांच से? नोटिस गया एसओजी का पायलट साहब के पास, आप कह रहे हैं, तो ये बताइए सरकार, हाँ बोलिए आप, सुमित जी मेरी बात सुनिए। हाँ। एसओजी के अंदर आज इस धारा के जो आपने दर्ज किया मुकदमा, उसको वापस लिया जाता है। आज हमें अफसोस होता है, हमारी जो एडीजे रैंक के अंदर अधिकारी हैं राठौड़ साहब, वो सीनियर हैं, वो आज कहां से गए उनको ये पता नहीं कि विधि का हमने उस टाइम, आप जब कोई भी एक छोटा से थाने के अंदर अधिकारी कोई रिपोर्ट दर्ज कराता है तो उसको पता होता है ये धारा लगेगी नहीं लगेगी। आज ये बातें कोर्ट में की जा रही हैं, तो षड्यंत्र तो अशोक गहलोत जी का है। आज सबको डराया जा रहा है, फोन टैपिंग की जा रही है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, ये सारी चीज पब्लिक देख रही, जनता देख रही है। और कांग्रेस को वोट दिए थे, कांग्रेस का चेहरा सचिन पायलट जी थे, जनता से वादे किए थे, युवाओं से रोजगार की बात की थी, किसान के लिए कर्जा माफी की बात की थी, जो हमारे कर्मचारी संगठन है उनको भी उनके तो मीडिया के सामने आकर क्यों नहीं बात कर रहे हैं सर? वो की बात हो, सारी बातों को सचिन पायलट जी ने रखा था। हाँ सुमित जी, सर मैं ये कह रहा हूं मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहा है पायलट गुट? कैसे नहीं है? आप तो एक बार बताइए, जब भी हमारे जितने भी विधायक हैं, जो भी वीडियो आता है, उन्होंने साफ सिंपल कहा कि हमारी लड़ाई अशोक गहलोत जी की कार्यशैली से, हमारी लड़ाई कोई कांग्रेस पार्टी से नहीं है, हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज आप देखें कि सारे जो भी सीनियर लोग हैं, उन्होंने कांग्रेस के अंदर उनकी क्या भूमिका रही है, और आज वो जब आज इतना, पिछली गवर्नमेंट में जब अशोक गहलोत जी की गवर्नमेंट थी तो कई विधायक गए, पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। आज हमारे अध्यक्ष सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में गए तो एक पहले से ही षड्यंत्र बनाया जाता है, उस षड्यंत्र के थ्रू लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। ठीक है पंकज जोशी जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। पंकज जी की बात होती है, अब तक आप लोग ये कह रहे थे कांग्रेस बाड़ेबंदी कर रही है, कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। सर आपको क्या जरूरत पड़ गई बाड़ेबंदी की? क्या अब ये मान लिया जाए कि आपको भी अपने परिवार के सदस्यों पर विश्वास नहीं रहा? नहीं देखिए सुमित जी, मैं कह रहा हूं आपको, आज जो लोग बार बार कहते थे दूध का दूध पानी का पानी, मेरे ख्याल में आज पत्रिकाओं के यदि आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर कट लगेगा। एसओजी 3 केस दर्ज करती है और आनंद फानन में मतलब 1 मिनट भी नहीं लगाती दर्ज करने में, और जब 156 की बात आती है तो आंदोलन करते हैं। आप देखिए 156 की जब बात आती है, 156 कब एप्लीकेबल होता है? जब जो है एफआईआर नहीं करते। पुलिस पे ये आरोप लगते हैं कि एफआईआर नहीं लिखती है पुलिस, लेकिन यहां आप उल्टा देखिए कि पूरी जो है, क्योंकि एफआईआर कराने मुख्य सचेतक चीफ विप ऑफ राजस्थान, जिसके पास सरकार जो है पूरी विधानसभा का चीफ विप है, वो एक जो है शिकायत लेके जाते हैं झूठी, क्योंकि अब जो है एफआईआर लग गई, इसलिए मैं कह सकता हूं कि झूठी शिकायत लेकर के जाते हैं, और झूठी शिकायत के ऊपर मुख्यमंत्री के कहने से एसओजी जो है जांच के बहाने से जो है उनको फंसाने का इंतजाम करती है। और यह पहली बार नहीं है, मैं आपको पहले चैनल पे भी कह चुका हूं, क्योंकि इसी तरीके की घटना 2008 में जब चुनाव आए थे, तब एक बड़े नेता को फंसा करके आज तक वो बड़ा नेता जो है वो जेलों के अंदर है, जिसके अंदर जो है आपने जो जो किया होगा, क्या क्या किया होगा, वो जो है जांच के सिलसिले में माननीय कोर्ट के सामने। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि आपने आज भी वही काम करना चाहते थे कि आप जो है नेताओं को जो है देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह, और ये कब वापस लिया? जब उनको लगा कि कोई व्यक्ति कोर्ट में पहुंच गया है, जब न्याय की शरण में पहुंच गया है, और उन्होंने ये कहा कि एनआईए से जांच कराएंगे, और एनआईए की जांच में जब लगा कि मुख्यमंत्री जी खुद ही फंसने लगे, अभी दिक्कत आई, तो एसओजी ने देखिए आनंद फानन में तीनों पे एफआईआर लगा दी, एक पे नहीं, दो पे नहीं, तीनों पे।
तीनों पे एफआईआर लगा करके, दो को जो है माननीय लोअर कोर्ट ने, बाद में हाई कोर्ट तक भी नहीं आए, यहां तो जो है सियासत बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, और यहां जो है शिकायत के लिए हाई कोर्ट तक भी नहीं गए, यहां लोअर कोर्ट में जो है ये शब्द कहते हुए वापस लिए कि ये जो है हमारी परव्यू में नहीं था। उनके वकील ने कहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं था। अरे भाई एडीजी साहब, आप इतने बड़े अधिकारी होकर के पूरे जो है 8 करोड़ की पब्लिक, यदि एडीजी का रैंक का व्यक्ति यदि ये कहेगा तो किस पे न्याय का विश्वास होगा? कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी लोग हैं, पिछली बार भी आपको मैं बता दूं सुमित जी, पिछली बार भी एकल पट्टे के अंदर एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर जो है सालों जो है जेल में रहकर के आए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि हमें जो है षड्यंत्रपूर्ण जो है फंसाया जा रहा है। अभी बहुत सारी बातें प्रताप सिंह खाचरियावास ने कही कि जो है वसुंधरा जी के बारे में, उनका राजनीतिक कैरियर को जो है खराब करने के लिए। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि यदि ऐसी इच्छा थी तो मातृ आयोग 2009 में क्यों बनाया था भैया आपने? चलिए मैं फिर से लौट रहा हूं पंकज जी आपके पास। 2009 में मातृ आयोग क्यों बनाया था? वक्त एक ब्रेक का हो गया है, जल्द आ रहा हूं मैं, फिर से आपसे बात करूंगा। मैं एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। बाड़ेबंदी